नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे संघर्ष की जो दशकों से चला आ रहा है, नक्सलवाद। समझेंगे इसके पूरे इतिहास को, इसकी शुरुआत से लेकर आज तक। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक किसान का छोटा सा जमीनी विवाद इतना बड़ा संघर्ष कैसे बन गया, जो आधी सदी से भी ज्यादा खिंच गया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं एक अकेले किसान से, जिसकी एक तकलीफ ने पूरे देश में एक विद्रोह की आग लगा दी। इस पूरे जटिल इतिहास को समझने के लिए हम देखेंगे कि इसकी वैचारिक जड़ें कहाँ थी। नक्सलबाड़ी में वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इसे भड़काया, कैसे लाल गलियारा बना, फिर कैसे एक समानांतर सरकार चली और आखिर में इसका पतन कैसे हुआ और भविष्य क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी वैचारिक जड़ों की। ये समझने के लिए कि ये आंदोलन आखिर पनपा कैसे, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा 19वीं सदी में। तो ये सब शुरू हुआ कार्ल मार्क्स के एक विचार से। 1848 में उन्होंने देखा कि कैसे मजदूर वर्ग का शोषण हो रहा है और उन्होंने इसका एक हल सुझाया, एक ऐसा क्रांतिकारी समाधान जिसे उन्होंने नाम दिया साम्यवाद या कम्युनिज्म। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये विचार जर्मनी में पैदा हुआ था, लेकिन ये वहां रुका नहीं। 1917 में लेनिन ने इसी विचार पर रूस में क्रांति कर दी और फिर इन सब घटनाओं से प्रेरणा लेकर 1925 में कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई का गठन हुआ। तो देखिए कैसे एक यूरोपीय विचार दशकों का सफर तय करके भारत की जमीन पर अपनी जड़ें जमा रहा था। तो अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, नक्सलबाड़ी की वो चिंगारी। देखते हैं कि ये जो किताबी विचारधारा थी वो भारत के एक छोटे से गांव में एक असली खूनी संघर्ष में कैसे तब्दील हो गई। कहानी शुरू होती है 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से। यहां विमल किसान नाम के एक आदिवासी किसान थे। उन्होंने अपनी जमीन का केस अदालत में जीत लिया, लेकिन जब वो अपनी ही जमीन पर कब्जा करने गए तो जमींदार ने उन्हें बुरी तरह पीट दिया। बस यही वो एक घटना थी, एक अन्याय जिसने पूरे आंदोलन की नींव रखी। और इसके बाद देखिए हालात कितनी तेजी से बिगड़े। मार्च में विमल किसान को पीटा गया। उसी महीने 18 मार्च को स्थानीय सीपीआई नेताओं और किसानों ने मिलकर फैसला किया कि अब जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया जाएगा। फिर 23 मई को जब पुलिस इंस्पेक्टर सोनम वांगड़ी गांव में घुसे तो उनकी तीरों से हत्या कर दी गई। और बस 2 दिन बाद 25 मई को पुलिस ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की। गांव वालों पर गोलियां चलाईं, जिसमें 11 लोग मारे गए, औरतें और बच्चे भी। इस खून खराबे ने कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही एक बड़ी दरार डाल दी। एक तरफ सीपीआई और सीपीआई-एम जैसे दल थे जो मानते थे कि बदलाव चुनावों के जरिए संसदीय रास्ते से आना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ थे चारू मजूमदार जैसे नेता। उनका मानना था कि ये सब बेकार की बातें हैं। उन्होंने माओ का रास्ता अपनाया और कहा कि असली शक्ति वो तो सिर्फ बंदूक की नली से ही निकलती है। खैर, 70 के दशक में सरकार ने इस आंदोलन को लगभग कुचल दिया था, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। 80 के दशक में ये फिर से खड़ा हुआ, एक नई रणनीति और एक नए नेता कोंडापल्ली सीतारमैया के साथ। और इस बार इन्होंने अपनी पकड़ बनाने का एक नया तरीका निकाला। इस बार उनकी रणनीति बिल्कुल अलग थी। उन्होंने गांवों को छोड़कर घने और दूर दराज के जंगलों को अपना नया ठिकाना बनाया। आदिवासियों का भरोसा जीतने के लिए उनकी भाषाएं सीखी, जैसे गोंडी। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने जमींदारों, फॉरेस्ट अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ आदिवासियों की लड़ाई लड़ी। उनकी बेहतर मजदूरी और जंगल पर उनके हक के लिए विरोध प्रदर्शन किए। मतलब साफ था, वो उन लोगों की आवाज बन गए जिनकी कोई नहीं सुन रहा था। और इसका असर भी दिखा। एक छोटा सा उदाहरण देखिए तेंदुपत्तों का। नक्सलियों के आने से पहले आदिवासियों को 100 बंडलों के सिर्फ 4 रुपए मिलते थे, लेकिन जब नक्सलियों ने विरोध प्रदर्शन करवाए तो वही कीमत बढ़कर 25 रुपए हो गई। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक जीत थी और इसी ने आदिवासियों के बीच उनके समर्थन को चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। और इसी बढ़ते समर्थन के दम पर नक्सली 2000 के दशक में अपनी ताकत के चरम पर पहुंच गए। उन्होंने इतने बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया कि वो एक तरह से सरकार के अंदर अपनी अलग सरकार चला रहे थे। अंदाजा लगाइए, अपने पीक पर उनके प्रभाव वाला इलाका लगभग 92,000 वर्ग किलोमीटर का था। ये भारत के करीब 10 राज्यों में फैला था। इसी को रेड कॉरिडोर या लाल गलियारा कहा जाने लगा। और ये भारतीय सरकार के लिए एक सीधी चुनौती थी। और वो सिर्फ हथियारबंद विद्रोही नहीं थे, उन्होंने बाकायदा अपनी एक जनता सरकार बना ली थी। सोचिए, उनके पास खेती के लिए बीज और अनाज बैंक थे, फाइनेंस के लिए बिना ब्याज के लोन देने की व्यवस्था थी,
न्याय के लिए अपनी अदालतें थी, स्वास्थ्य के लिए मेडिकल यूनिट और शिक्षा के लिए चलते फिरते स्कूल भी थे। वो हर वो काम कर रहे थे जहां सरकारी सिस्टम फेल हो गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर वो इतने ताकतवर थे तो फिर यह आंदोलन कमजोर कैसे पड़ने लगा? इसकी वजह अंदरूनी भी थी और बाहरी भी। अंदरूनी तौर पर आंदोलन खोखला होने लगा था। जिस नेतृत्व पर लोग भरोसा करते थे उसी पर पाखंड के आरोप लगने लगे। कहा जाने लगा कि नेताओं के बच्चे तो बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वो खुद संपत्ति बना रहे हैं। जबरदस्ती वसूली के पैसों से भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। यहां तक कि संगठन के अंदर भी जातिगत भेदभाव था। बड़े नेता एक इलाके से थे और लड़ाके किसी और इलाके से। कैडरों की जबरदस्त नसबंदी जैसी बातें भी सामने आईं। और जब आंदोलन अंदर से कमजोर हो रहा था, ठीक उसी वक्त सरकार ने बाहर से जबरदस्त दबाव बनाया। राज्य और केंद्र की सेनाओं ने मिलकर बड़े ऑपरेशन चलाए। निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हुआ। सरकार ने सरेंडर पॉलिसी निकाली, जिससे कई लड़ाकों ने हथियार डाल दिए। आदिवासी इलाकों में विकास और सड़कें पहुंचाई गईं और जो संगठन शहरों में इनके लिए काम करते थे उन पर बैन लगाकर उनकी फंडिंग रोक दी गई। अच्छा, जैसे जैसे जंगल में आंदोलन कमजोर हुआ, खुफिया एजेंसियों ने एक नए ट्रेंड की बात की। उन्होंने कहा कि अब नक्सली अपनी रणनीति बदल रहे हैं और शहरों में बुद्धिजीवियों, छात्रों और एक्टिविस्ट्स के बीच अपना सपोर्ट नेटवर्क बना रहे हैं। और यहीं से अर्बन नक्सल नाम का एक काफी विवादास्पद शब्द चर्चा में आया। ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा जिन पर शहरों में रहकर इस आंदोलन को मदद पहुंचाने का आरोप था। आज की तारीख में ये आंदोलन अपनी पुरानी ताकत का एक साया भर रह गया है और सरकार की तरफ से भी बड़े दावे किए जा रहे हैं, जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान कि 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है। सवाल ये है कि किसी गहरी जड़ें जमा चुके विद्रोह का अंत आखिर असल में कैसा दिखता है? क्या सिर्फ लड़ाकों को खत्म कर देने से वो वजहें भी खत्म हो जाती हैं, वो असमानता और वो शोषण भी खत्म हो जाता है जिसने इस पूरे संघर्ष को जन्म दिया था? ये एक सोचने वाली बात है।